नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। निश्चित रूप से इन परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे प्रयोगवाद के समय के बाद को और एक नई विचारधारा को जिसका नाम है प्रपद्यवाद। ये प्रपद्यवाद का समय है 1956 ईस्वी। इसका प्रवर्तन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी ने किया था। तो आइए देखते हैं इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन में किया था। नकेन के प्रपद्य संकलन में नलिन विलोचन जी शर्मा जी ने प्रपद्यवाद का प्रवर्तन किया था। अब जान लेते हैं कि इसको नकेनवाद भी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि थे जिनके नाम थे नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश के नाम से, और तीसरे थे नरेश, जिनके नाम के प्रथम अक्षरों को आधार बना के नकेन नाम दिया गया और इसलिए इस प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना गया। तो ये 3 नाम हैं कवि नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। तो यहाँ पे प्रयोग के आधार पर इसमें मूल अंतर ये है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है और प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। इसके बारे में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि प्रपद्यवाद के संबंध में नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट ना होकर उसे एक तार्किक सीमा पर पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ा। तो ये नकेनवाद के विषय में क्या कहा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, इनके कथन को एक बार फिर से देखते हैं। प्रपद्यवाद के विषय में कहते हैं कि ये नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में ये क्या है? वास्तव में ये प्रयोगशीलता का ही एक अतिवाद है। प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट ना होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1 और नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ा था। ये वक्तव्य है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है नकेनवाद के संबंध में। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। तो एक प्रश्न आया था एक बार, मुझे याद आ रहा है परीक्षा में, कि प्रयोग 10 सूत्री किस वाद से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है प्रपद्यवाद। इसको ध्यान रखिएगा। प्रपद्यवाद का समय हमने देखा 1956, और उससे पहले नई कविता का जन्म हुआ था। प्रयोगवाद के तुरंत बाद हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य साहित्य में हमने एक नया परिवर्तन देखा जिसको नई कविता का नाम दिया गया, और नई कविता का समय है 1954 ईस्वी। नई कविता नाम अज्ञेय जी का दिया हुआ है। इन्होंने अपनी एक रेडियो वार्ता में
इस पद का प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित। नई कविता के संबंध में अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता का आरंभ कब माना जाता है? तो नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। और नई कविता नाम किसने दिया है? अज्ञे जी ने। बच्चन सिंह जी नई कविता का आरंभ 1951 से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। बच्चन सिंह जो इतिहासकार हैं, उन्होंने नई कविता का आरंभ 1951 ईस्वी से माना है और उनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने नई कविता के संबंध में लिखा है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ऐसा कहना है मुक्तिबोध जी का। डॉक्टर धनवीर भारती जी ने लिखा है कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस तरह के तंग विभाजनों के आधार पर ना मानकर मूल्यों के सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। ये कथन है डॉक्टर धनवीर भारती का। फिर से देखते हैं, इन्होंने कहा है कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर ना मापकर मूल्यों के सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। ये कथन है डॉक्टर धनवीर भारती जी का। अगला कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं, यह कथन महत्वपूर्ण है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। एक बार फिर से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है कि भाषा संवेदना और सृजन, इनकी एक किताब है भाषा संवेदना और सृजन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि आज की कविता को जांचने के लिए प्रास के रजत पास से मुक्त हो गई है। अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ये महत्वपूर्ण लाइन है। इन्होंने कहा है कि कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। इन्होंने कहा है, ये सेंटेंस इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी एक पुस्तक है भाषा संवेदना और सृजन, इसमें इन्होंने नई कविता के संबंध में लिखा है कि आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है। काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है, अर्थात कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। डॉक्टर विजयदेव नारायण शाही जी ने लिखा है कि नई कविता में लघुमानों की प्रतिष्ठा की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देन है विजयदेव नारायण शाही जी का। इन्होंने नई कविता में लघुमानों की प्रतिष्ठा की है। नई कविता में दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक है अनुभूति की प्रामाणिकता और दूसरा है बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में कैक्टसवाद का भी जन्म होता है। ये
प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैक्टसवाद का जन्म कहाँ से हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नई कविता में ही कैक्टसवाद है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। प्रयोगवाद और नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। इनके विषय में विस्तृत जानकारी हम अपने अगले वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग अज्ञे जी के विषय में, उनके काव्य रचनाओं के विषय में, उनकी स्थापनाओं के विषय में सारी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।